मेरे 25वें बर्थडे पर मेरे पेरेंट्स मुझे लेने के लिए रोल्स रॉयस फैंटम में आए। उन्होंने डिजाइनर कपड़े पहने हुए थे जो मैंने सिर्फ मैगजीन्स में देखे थे और दोनों के चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। बेटा मुबारक हो, तुमने 20 साल की परीक्षा पास कर ली है। मेरे हाथ में अभी भी एक ठंडा बासी स्टीम्ड बन था। वही मेरा बर्थडे डिनर था। मैं उन्हें देखता हूँ, फिर उस चमकती हुई गाड़ी को जो इस टूटी फूटी गली में खड़ी थी। परीक्षा? कौन सी परीक्षा जो 20 साल की भूख और ठंड के बाद खत्म होती है? मेरी माँ मेरी तरफ बढ़ती है और मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करती है। मैं पीछे हट जाता हूँ। उनकी उंगली में पहनी कबूतर के अंडे जितनी बड़ी हीरे की अंगूठी मेरी आंखों को चुभ रही थी। मार्कस, हमारे साथ घर चलो, तुम्हारे लिए बर्थडे बैंक्वेट तैयार है। चेन फैमिली की हर चीज, अरबों की दौलत एक दिन तुम्हारी होगी। मेरा नाम मार्कस चेन है, एक ऐसा नाम जो खामोशी का मतलब रखता है और ये मुझ पर बिल्कुल फिट बैठता है। 25 साल तक मैंने सब कुछ खामोशी से सहा है। भूख, ठंड, क्लासमेट्स का मजाक, मकान मालिक की बेइज्जती। मुझे लगता था मेरे पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं ये सब झेल रहे होंगे, किसी अनजान जगह पर चुपचाप संघर्ष कर रहे होंगे। मुझे लगता था हम एक फैमिली हैं जो मिलकर गरीबी से लड़ रही है। फिर मेरे 25वें बर्थडे पर वो रोल्स रॉयस फैंटम में आते हैं, महंगे कपड़ों में लिपटे हुए बिल्कुल देवताओं की तरह मेरे सामने उतरते हैं और बताते हैं कि मेरी पूरी जिंदगी एक सोची समझी टेस्ट थी। मैं अपने पिता विक्टर चैन की तरफ देखता हूँ। उनका नाम भी ताकतवर लगता है। वो मेरे कंधे पर हाथ रखते हैं और मुझे ऐसे देखते हैं जैसे कोई पशु खरीदने से पहले जांच रहा हो। बुरा नहीं, अभी भी ठीक ठाक हो। लगता है तुम्हें पालना बेकार नहीं गया। उनके शब्द हथौड़े की तरह लगते हैं। जब मैं 5 साल का था मुझे शहर के सबसे खराब इलाके में भेज दिया गया था, एक टूटा फूटा अर्बन विलेज। मुझे एक दूर के रिश्तेदार के पास छोड़ दिया गया। हर महीने मेरे पेरेंट्स सिर्फ 500 यूएन भेजते थे, एक पैसा ज्यादा नहीं, बस इतना कि मैं भूख से न मरूं। मैं रफू किए हुए कपड़ों में बड़ा हुआ और सबसे सस्ता खाना खाकर गुजारा किया। जब मैं 10 साल का हुआ उस रिश्तेदार ने कहा कि पैसे काफी नहीं है और मुझे घर से निकाल दिया। मैं अकेला एक पार्टीशन वाले कमरे में शिफ्ट हो गया जिसका किराया 100 यूएन महीना था। उस कमरे में कोई खिड़की नहीं थी। एक सर्दियों में मुझे 40 डिग्री का बुखार हो गया। मेरा पूरा जिस्म जल रहा था, दिमाग धुंधला हो गया था। मेरे पास हॉस्पिटल जाने के पैसे नहीं थे। मैं सिर्फ ठंडी कंबल के नीचे सिकुड़कर लेट सकता था और थोड़ी सी ठंडक के लिए दीवार से चिपक जाता था। मैं बार बार अपने पेरेंट्स को पुकारता था। जवाब में सिर्फ तेज हवा की आवाज आती थी। मैं खुद को समझाता था कि वो कहीं मेहनत कर रहे होंगे, सफर का खर्चा बचाने के लिए नहीं आ पा रहे होंगे। मैं सपना देखता था कि एक दिन बड़ा होकर पैसे कमाऊंगा और उन्हें सबसे अच्छी जिंदगी दूंगा। अब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो सब कितना मजाक लगता है। जब मैं रात के अंधेरे में पेट दर्द से जमीन पर तड़प रहा था तब वो किसी लग्जरी बैंक्वेट में ग्लास टकरा रहे थे। जब मैं कुछ पैसे बचाने के लिए कई किलोमीटर तेज बारिश में दौड़ रहा था तब वो एक गर्म और आरामदायक गाड़ी में बैठकर मौसम की शिकायत कर रहे थे। मेरी माँ लिंडा चेन इतनी जवान और संभली हुई लगती थी कि कोई उनकी उम्र 30 साल से ज्यादा न समझे। वो मेरा चेहरा छूने के लिए हाथ बढ़ाती हैं, आंखों में आंसू भराते हैं। मार्कस, माँ जानती है तुमने बहुत दुख सहा है, लेकिन ये सब तुम्हारी भलाई के लिए था। तूफान झेले बिना रेनबो कैसे मिलेगा? चैन फैमिली का वारिस ग्रीन हाउस में पलने वाला फूल नहीं हो सकता। मेरी भलाई के लिए कितना शानदार बहाना है। मैं उनकी तरफ देखकर धीरे धीरे पूछता हूँ, अगर मैं टेस्ट में फेल हो जाता तो? अगर मैं बीमारी से मर जाता या किसी अंधेरी गली में पीट पीट कर मार दिया जाता तो? लिंडा का चेहरा सफेद पड़ जाता है। विक्टर तुरंत बात काट देते हैं। उनकी आवाज में वो आदत साफ झलकती है जो कभी सवाल बर्दाश्त नहीं करती। अगर मगर कुछ नहीं होता, मेरा बेटा इतना कमजोर नहीं है। हम हमेशा तुम पर नजर रखे हुए थे, तुम हमेशा सुरक्षित थे। उनकी ये सो कॉल्ड नजर रखना, इसका मतलब था कि जब स्कूल के बुलीज मुझे घेर कर मेरा सर पानी की बाल्टी में डुबो देते थे तब भी वो बस देखते रहते थे। इसका मतलब था कि वो मुझे एक स्टीम्ड बन के लिए आवारा कुत्तों से लड़ते हुए देखते रहे। इसका मतलब था कि जब मैं ट्यूशन फीस जोड़ने के लिए एक इलीगल कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंट उठाता था और गिरती हुई स्टील बीम्स के नीचे कुचलने से बच जाता था तब भी वो सब देख रहे थे, और इसी को वो सेफ कहते हैं। एक पल में मेरा दिल बर्फ की तरह ठंडा हो गया। तो मेरी 20 साल से ज्यादा की पूरी जिंदगी सिर्फ एक तमाशा थी और मेरे अपने पेरेंट्स उस तमाशे के सबसे उत्साहित दर्शक थे। टेस्ट खत्म हो गया, मैं धीरे से कहता हूँ। मेरी आवाज इतनी भारी और बैठी हुई थी कि मुझे खुद अपनी नहीं लग रही थी। हाँ, खत्म हो गया। विक्टर जोर से हंस पड़ा। आज से तुम चेन ग्रुप के एकमात्र वारिस हो। चलो घर चलते हैं। तुम्हारा भाई और तुम्हारी गर्लफ्रेंड दोनों तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरा दिमाग एकदम खाली हो गया। मेरा एक भाई है और मेरी गर्लफ्रेंड स्नो उनके घर पर क्या कर रही है? स्नोलिन मेरी कॉलेज क्लासमेट है। हम 3 साल से रिलेशनशिप में हैं। वो खूबसूरत, समझदार और बहुत जेंटल है। उसने कभी मेरी गरीबी की वजह से मुझे नीचा नहीं दिखाया। वो मेरी अंधेरी जिंदगी की इकलौती रोशनी थी। उसने कहा था कि वो मुझे मेरे असली रूप के लिए प्यार करती है। मुझे लगता था वो प्यार सच्चा है। अब मुझे शक होने लगा था कि कहीं वो भी इस टेस्ट का हिस्सा तो नहीं थी। मुझे आधा धक्का देकर और आधा संभाल कर रोल्स रॉयस में बिठाया गया। कार का इंटीरियर बहुत बड़ा था और उसमें एक ऐसी खुशबू थी जिसे मैं पहचान नहीं सकता था। नरम लेदर की सीट्स मेरी सख्त लकड़ी वाली चारपाई से बिल्कुल अलग दुनिया की लग रही थी। गाड़ी धीरे से चल पड़ी और उस कीचड़ भरी गंदी गली को पीछे छोड़ दिया जिसे मैंने 20 साल तक अपना घर कहा था। मैं पीछे मुड़कर गली के मुहाने को देखता हूँ। स्टीम्ड बन्स बेचने वाला बुढ़ा आदमी हैरानी से देख रहा था। 20 साल तक मैं रोज उसके पास जाता था और उसके सबसे सस्ते और सबसे सख्त बन्स खरीदता था। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि स्टीम्ड बन्स खाकर जीने वाला ये गरीब लड़का कभी ऐसी गाड़ी में बैठेगा। वो कभी नहीं सोच सकता
था कि हर रोज बंस पर गुजारा करने वाला लड़का एक दिन यहाँ तक पहुँच जाएगा। मैं फिर सामने देखने लगता हूँ। बाहर का नजारा तेजी से बदल रहा था। टूटे फूटे पुराने बिल्डिंग्स की जगह चमकदार स्काई स्क्रेपर्स आ गए। हम एक ऐसे एरिया में दाखिल हुए जिसे मैंने सिर्फ टीवी पर देखा था। एक अमीरों की बस्ती जहाँ हर बंगलो किसी महल से कम नहीं लगता था और हर जगह सिक्योरिटी थी। आखिरकार सबसे शानदार विला के सामने रुक गई। बड़े बड़े लोहे के गेट जिन पर खूबसूरत नक्काशी बनी थी धीरे धीरे खुल गए। 2 यूनिफॉर्म पहने गार्ड्स झुककर बोले, वेलकम होम सर, मैडम, यंग मास्टर। यंग मास्टर, ये टाइटल सुनते ही मेरा पेट उलटने लगा। मैं विक्टर और लिंडा के पीछे विला के अंदर गया। अंदर जो मैंने देखा उसे बयान करना मुश्किल था। एक बहुत बड़ा क्रिस्टल शैंडिलियर, मार्बल के फ्लोर्स जो आईने की तरह चमक रहे थे और दीवारों पर पेंटिंग्स जिनकी मुझे समझ नहीं थी, लेकिन इतना जरूर पता था कि वो बहुत महंगी होंगी। लिविंग रूम के सोफा पर मेरी ही उम्र का एक जवान लड़का बैठा था। उसने परफेक्टली टेलर्ड सूट पहना हुआ था और उसकी पूरी पर्सनैलिटी से अमीरी और प्रिविलेज टपक रहा था। आंखों के पास हमारी थोड़ी बहुत शक्ल मिलती थी, लेकिन उसके चेहरे पर वो घमंड था जो पैदाइशी अमीरी के साथ आता है। उसके पास एक लड़की बैठी थी जिसे मैं बहुत अच्छी तरह जानता था, स्नो। उसने एक सफेद ड्रेस पहनी थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मेकअप बिल्कुल परफेक्ट था। मुझे देखते ही वो जल्दी से खड़ी हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ अजीब था। मार्कस, तुम आ गए? वो जवान भी खड़ा हुआ और आलस भरी नजरों से मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। वाह वाह, तो ये है हमारे वो बड़े भाई जो 20 साल तक बाहर दुख झेलते रहे। डैड, मॉम, सच में आप लोगों ने इनका बहुत ब्रूटल टेस्ट लिया। जरा इन्हें देखो तो, इनकी हालत देखो, बिल्कुल भिखारी लग रहे हैं। उसका हर शब्द जहर भरी सुई की तरह सीधा मेरे सीने में चुभ रहा था। विक्टर ने भौहें से कोड़ी, ब्लेन, क्या तुम अपने भाई से ऐसे बात करते हो? उनके शब्द कुछ और कह रहे थे, लेकिन उनका चेहरा कुछ और। उनकी आंखों में जरा भी असली नाराजगी नहीं थी, बल्कि मैंने एक पल के लिए गर्व की झलक देखी। गर्व अपने बेटे ब्लेन पर। उसका नाम ब्लेन चैन है, ब्रिलियंस। एक भाई का नाम साइलेंस और दूसरे का ब्रिलियंस। एक को अंधेरों में खो जाने के लिए बनाया गया और दूसरे को रोशनी में चमकने के लिए। कितनी खूबसूरत आयरनी है। लिंडा स्नो के पास जाकर उसका हाथ पकड़ती है और प्यार से थपथपाती है। स्नो बेटा, तुम्हें इंतजार करवाना पड़ा, सॉरी। देखो मार्कस आ गया ना, अब तुम दोनों के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। स्नो मुझे एक अजीब सी मुस्कान देती है, लेकिन उसकी नजरें मुझसे बच जाती हैं। मैं उसे घूर कर देखता हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरे दिल को जोर जोर से दबा रहा हो। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। तुम पहले से सब जानती थी, है ना? मैं पूछता हूँ, तुम पहले से सब जानती थी? स्नो का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो अपना होठ काट लेती है और मेरी आंखों में देख नहीं पाती। तभी उसके पास खड़ा ब्लेन हल्की सी हंसी हंसा और उसकी तरफ से जवाब दे दिया, ओ कम ऑन मार्कस, तुमने सच में सोचा था कि स्नो जैसी लड़की तुम जैसे कंगाल से प्यार कर लेगी? सीधी बात बताऊं, स्नो को बहुत पहले ही मॉम डैड ने तुम्हारे लिए चुन लिया था, तुम्हारी फ्यूचर वाइफ के रूप में। उसका तुम्हारे करीब आना, तुमसे प्यार करने का नाटक करना, हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़े रहना, ये सब टेस्ट का हिस्सा था, ताकि तुम अपने सबसे बुरे वक्त में भी प्यार और उम्मीद पर विश्वास करते रहो। इस पल मेरी पूरी दुनिया टूट कर बिखर गई। मुझे इमोशनल या टच्ड फील नहीं हुआ, मुझे सिर्फ एक गहरी हड्डियों तक उतर जाने वाली घिन महसूस हुई। मेरी जिंदगी की इकलौती रोशनी भी नकली निकली। एक झूठा दिया जो उन्होंने मेरे सामने रख दिया था। मेरी हर उम्मीद, हर संघर्ष, हर एहसास जिसे मैंने प्यार समझा, सब एक मजाक था। मैं स्नो की तरफ देखता हूँ, वही लड़की जो मेरी बीमारी में मेरे लिए पॉरेज बनाती थी, जो मुझे गले लगाकर संभालती थी जब मैं टूट रहा होता था, जिसने कहा था कि वो जिंदगी भर मेरा साथ देगी। आज उसके चेहरे पर सिर्फ डर और गिल्ट लिखा हुआ था। मार्कस, मुझे समझाने दो। क्या समझाओगी? मैं उसकी बात काट देता हूँ। मेरी आवाज डरावनी हद तक शांत थी। ये समझाओगी कि तुम मुझसे प्यार का नाटक करते हुए मेरे पेरेंट्स के पैसे लेती रही और लग्जरी में रहती रही, या ये कि जब मैं स्टीम्ड बंस चबाकर जिंदा था तब तुम अंदर ही अंदर मुझ पर हंसती थी? स्नो की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। नहीं मार्कस, मैं बस। ब्लेन बेचैन होकर बीच में बोल पड़ता है। वो स्नो को अपने पीछे खींच लेता है जैसे बॉडीगार्ड हो और मेरी तरफ मुड़कर कहता है, इतना रोना धोना कैसा? मार्कस अब चैन फैमिली का यंग मास्टर है ना? और तुम बिलियनर फैमिली की बहू बनने वाली हो, और क्या चाहिए तुम्हें? फिर वो मेरी तरफ देखता है, मेरा ही चेहरा लेकिन नफरत और घमंड से भरा हुआ। मार्कस, ज्यादा मत उछलो। स्नो ने इतने सालों तक तुम्हारे साथ एक्टिंग की, तुम्हें तो खुद को लकी समझना चाहिए। अगर मेरी जगह होती तो मैं तुम्हारी गरीबी की बदबू एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। एक बन को 2 मील्स में बांट कर खाना, 5 साल तक वही कपड़े पहनना, और तुम्हें शर्म भी नहीं आती? उसका हर लफ्ज चाकू की धार की तरह काट रहा था। मैं उसकी तरफ देखता भी नहीं। मेरी नजरें सिर्फ स्नो पर टिकी रहती हैं। मुझे उसके मुंह से एक सच सुनना था, सिर्फ एक सच। क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया था? कभी भी? एक दिन के लिए, एक पल के लिए भी? मैं अपनी बची हुई सारी हिम्मत जोड़कर ये सवाल करता हूँ। स्नो का पूरा शरीर कांप रहा था। उसके होठ खुले, लेकिन ब्लेन की चेतावनी भरी नजर देकर एक शब्द बाहर नहीं निकला। उसकी खामोशी ही सबसे जालिम जवाब थी। मैं हंस पड़ता हूँ और हंसते हंसते मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं कितना बड़ा बेवकूफ था। विक्टर पूरे कमरे की अफरा तफरी देखता है और आखिरकार उसका चेहरा सख्त हो जाता है। बस, बहुत हो गया। उसकी हुक्म देने वाली आवाज सुनते ही कमरा एकदम शांत हो जाता है। वो मेरे पास आता है और ऊपर से मुझे देखता है। मार्कस, मुझे पता है ये सब तुम्हारे लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल है, लेकिन हकीकत यही है। हमने ये सब तुम्हारी भलाई और चैन फैमिली के फ्यूचर के लिए किया। तुम्हारा भाई ब्लेन बचपन से ही लाड़ प्यार में पला है। वो लापरवाह और गैर जिम्मेदार है, लेकिन तुमने सालों की मुश्किलें झेली हैं। तुम्हारी विल पावर लोहे की तरह मजबूत है। तुम्हारे तरीके सख्त और रूथलेस हैं और
चेन ग्रुप को ऐसे ही वारिस की जरूरत है। वो ये सब ऐसे कह रहा था जैसे मुझे कोई बहुत बड़ा तोहफा दे रहा हो। रूथलेस तरीके? हाँ बिल्कुल, दूसरे भिखारी से फेंकी हुई मुर्गी की हड्डी छीनने के लिए जो रूथलेसनेस चाहिए होती है, शायद उसी की बात कर रहा था। एक बार मैंने अपनी 300 युआन की ट्यूशन फीस बचाने के लिए एक लड़के की टांग तोड़ दी थी। मैंने 3 गुंडों के सर ईंट से फोड़ दिए थे। जिसे वो लोग रूथलेसनेस कहते हैं, वो असल में सिर्फ जिंदा रहने की इंस्टिंक्ट थी जिसका दाम मैंने अपने खून से चुकाया था, और अब वही चीज उन्हें मेरे अंदर सबसे ज्यादा पसंद आ रही थी। तो तुम लोग 20 साल मेरी जिंदगी छीन कर भी आराम से सो सकते हो? मैं सिर उठाकर विक्टर की आंखों में देखता हूँ। छीना नहीं था, तुम्हें मजबूत बनाया था। विक्टर की आवाज और भारी हो गई। महान लोग छोटी छोटी बातों में नहीं उलझते। तुमने जो खोया वो बस एक मामूली बचपन था, और जो पाने वाले हो वो पूरा बिजनेस एम्पायर है। मामूली बचपन। मैं अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से बंद कर लेता हूँ कि नाखून हथेलियों में धंस जाते हैं। वो रातें जब मैं ठंड में अकेला रोकर सोता था, वो दिन जब भूख मेरे पेट को इतना मरोड़ देती थी कि मैं सीधा खड़ा भी नहीं हो पाता था, वो पल जब लोग उंगली दिखाकर मुझे हरामी और निकम्मा भिखारी कहते थे। उनकी नजर में ये सब बस एक छोटा सा फुटनोट था। मैं पहले विक्टर को देखता हूँ, फिर लिंडा को। और अगर मैं मना कर दूं तो? अगर मुझे तुम्हारे पैसे से कोई लेना देना ही ना हो, अगर मुझे तुम्हारा सो कॉल्ड एआर बनना ही ना हो। कमरे की हवा जैसे जम गई। विक्टर का चेहरा लोहे की तरह सख्त हो गया। लिंडा दौड़कर मेरे पास आई और मेरा बाजू पकड़ लिया। मार्कस, बेवकूफी मत करो। कैसे नहीं चाहोगे? ये सब हमेशा से तुम्हारा ही था। मेरा? मैं झटके से उसका हाथ हटा देता हूँ और पीछे हट जाता हूँ जैसे वो कोई संक्रामक बीमारी हो। मेरा था वो ठंडा स्टीम्ड बन, मेरा था वो हवा छोड़ता हुआ टूटा कमरा, मेरे थे वो पुराने कपड़े जिन पर बार बार पैचेस लगाए गए थे। ये सब नहीं। मैं हाथ घुमाकर इस चमक धमक की तरफ इशारा करता हूँ और लगभग चीख पड़ता हूँ। तुम्हारी हर चीज से मुझे गहनाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? विक्टर फट पड़ा। एक जोर का थप्पड़ मेरे गाल पर पड़ा। जलती हुई दर्द की लहर मेरे चेहरे पर फैल गई। 25 सालों में पहली बार मेरे पिता ने मुझे मारा था। मैं न पीछे हटा न जवाब दिया, बस उसे देखता रहा। मेरी ये खामोशी शायद उसे किसी भी विरोध से ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। तुम खुद को समझते क्या हो? वो गरजा। तुम्हें मना करने का हक किसने दिया? मैं तुम्हें बता रहा हूँ मार्कस, तुम चैन परिवार में पैदा हुए हो और चैन बनकर ही मरोगे। जिस दिन तुम पैदा हुए थे उसी दिन तुम्हारी जिंदगी पर तुम्हारा हक खत्म हो गया था। तुम मानो या ना मानो, तुम यहीं रहोगे। तुरंत 2 आदमी कमरे में आ गए। यंग मास्टर को उसके रूम में ले जाओ। मेरी परमिशन के बिना ये इस दरवाजे के बाहर कदम नहीं रखेगा। मैं विरोध नहीं करता, या शायद मेरे पास विरोध करने की ताकत ही नहीं बची थी। अंदर से मैं पहले ही पूरी तरह टूट चुका था। एक कठपुतली की तरह 2 गार्ड्स मुझे पकड़कर सीढ़ियों की तरफ ले गए। ब्लेन के पास से गुजरते वक्त वो मेरे करीब झुककर इतनी धीमी आवाज में बोला कि सिर्फ मैं ही सुन सकूं। मार्कस, लड़ना बंद कर दो। तुम बस एक कुत्ते हो जिसे मॉम और डैड ने रस्सी से बांध कर रखा था। अब मालिक तुम्हें घर वापस बुला रहे हैं। अच्छे कुत्ते की तरह रहना, भागने का ख्याल भी मत लाना, और मेरी जगह पर नजर मत डालना, वो मेरी है। मैं एक कमरे में बंद कर दिया गया। एक ऐसा कमरा जो मेरी पूरी जिंदगी के सब घरों को मिलाकर भी उससे बड़ा था। उसमें अपना बाथरूम था, एक नरम किंग साइज बेड था, फ्लोर टू सीलिंग विंडोज थी जिनके बाहर परफेक्टली मेंटेन्ड गार्डन और चमकता हुआ नीला स्विमिंग पूल दिख रहा था। फिर भी मुझे यहाँ उस बिना खिड़की वाले कमरे से ज्यादा घुटन महसूस हो रही थी। मैं पहले से ज्यादा कैद महसूस कर रहा था। ये पैसों से बना हुआ एक शानदार जेल था और मैं उसका उम्र कैद वाला कैदी था। मुझे इस सोने के पिंजरे में 3 दिन तक रखा गया। इन 3 दिनों में खाना लाने वाले सर्वेंट के अलावा मैंने किसी को नहीं देखा। खाना इतना शाही था कि जो सोच सकते हो सब था, लेकिन मैं एक निवाला भी नहीं खा सका। हर बार जब मैं आंखें बंद करता, स्नो की नजरें चुराता हुआ चेहरा सामने आ जाता। ब्लेन की नफरत भरी मुस्कान, विक्टर की हक जताती हुई आवाज, तुमने बस एक मामूली बचपन खोया है। मामूली? मेरा पेट मरोड़ने लगा। एक के बाद एक दर्द की लहर उठने लगी। भूख की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि 20 साल का दबा हुआ दर्द एक साथ फट पड़ा था। मैं जमीन पर सिकुड़कर लेट गया। ठंडा पसीना मेरे कपड़ों को भिगो रहा था। जब सर्वेंट खाना लेकर आई और मुझे इस हालत में देखा तो वो घबरा गई। थोड़ी देर बाद एक प्राइवेट डॉक्टर सफेद कोट पहने हुए बुलाया गया। पूरी जांच के बाद उसने कहा कि मुझे लंबे समय की कुपोषण की वजह से क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस हो गया है और इतने बड़े इमोशनल शॉक की वजह से एक्यूट स्पैज़म्स ट्रिगर हो गए हैं। उसने मुझे इंजेक्शन दिया और कुछ मेडिसिन लिख कर दे दी। जाते वक्त उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में दया जैसा कुछ था। यंग मास्टर, आपको जिंदगी के अच्छे पहलू को देखने की कोशिश करनी चाहिए। इतनी बात के लिए अपनी हेल्थ बर्बाद करना ठीक नहीं है। नहीं, ठीक नहीं है। उन लोगों के लिए अपनी सेहत बर्बाद करना जो एक पल की सोच के भी लायक नहीं है, दुनिया की सबसे बेकार बात है। दर्द थोड़ा कम हुआ तो मैं धीरे धीरे जमीन से उठा और पहली बार इस कमरे को ध्यान से देखा। फिर मैं उस बड़ी फ्लोर टू सीलिंग विंडो के पास गया। दूसरी मंजिल, नीचे नरम घास थी, कूदने से शायद मौत नहीं होगी। दूसरी मंजिल, नीचे सॉफ्ट ग्रास, कूदने से बच जाऊंगा। भागना होगा, मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। मैं किसी का एयर नहीं बनना चाहता। मैं उन चेहरों को दोबारा नहीं देखना चाहता। मैं सिर्फ अपनी पुरानी दुनिया में लौटना चाहता हूँ, चाहे वो कितनी भी टूटी हुई क्यों ना हो। कम से कम वो असली तो थी। मैं प्लानिंग करने लगा। विला की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, हर जगह कैमरास और गार्ड्स। फ्रंट गेट से निकलना नामुमकिन था। कई दिन तक मैंने गार्ड रोटेशन ऑब्जर्व की। हर रात 3 बजे से 4 बजे के बीच वो सबसे ज्यादा लापरवाह होते थे। मेरे पास सिर्फ एक मौका था। चौथी रात मैंने सोने का नाटक किया। जब वॉल क्लॉक ने 3 बजाए, मैं चुपचाप बेड से उठा। मैंने महंगा सिल्क पजामा उतार दिया और वही
वही पुराने फीके और घिसे हुए कपड़े पहन लिए जिनमें मैं यहाँ आया था। ये कपड़े मुझे याद दिलाते थे कि मैं अब भी मार्कस हूँ, असली मार्कस। मैंने बेडशीट्स को बांधकर एक रस्सी बनाई, एक सिरा बेड फ्रेम से बांधा और दूसरा खिड़की से बाहर लटका दिया। गहरी सांस लेकर मैं खिड़की के बाहर निकला और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। दूसरी मंजिल बहुत ज्यादा ऊंची नहीं थी लेकिन कम भी नहीं थी। जब मैं लगभग नीचे पहुंच गया, रस्सी खत्म हो गई। मैंने खुद को संभाला और छोड़ दिया। जमीन पर गिरते ही मेरे एंकल में तेज दर्द की चीख सी उठी, लेकिन चेक करने का वक्त नहीं था। मैं लंगड़ाते हुए बाउंड्री वॉल की तरफ बढ़ा। दीवार काफी ऊंची थी और ऊपर इलेक्ट्रिक वायर लगी हुई थी, लेकिन मैंने दिन में ही सब देख लिया था। एक कोने में बड़े पेड़ के पास कैमरे का ब्लाइंड स्पॉट था, वहाँ वायर भी थोड़ी ढीली लग रही थी। एंकल के दर्द को दबाकर मैं पेड़ पर चढ़ गया, दोनों हाथों और पैरों का सहारा लेकर ऊपर पहुंच गया। फिर छिपकली की तरह ट्रंक से चिपककर धीरे धीरे दीवार के पास सरकने लगा। बहुत संभल कर वायर से बचा। एक गहरी सांस ली और कूद गया। दूसरी तरफ की घास ने गिरने का झटका कम कर दिया। मैं सफल हो गया था। मैं बाहर आ गया था। आजाद हवा इतनी मीठी कभी नहीं लगी थी। मैं एक सेकंड के लिए भी नहीं रुक सकता था। मैं अपने जख्मी पैर को घसीटता हुआ अंधेरे में आगे बढ़ता गया। मुझे नहीं पता था मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं बस उस सोने के पिंजरे से जितना दूर हो सकता था उतना दूर जाना चाहता था। मैं बिना किसी मंजिल के सड़कों पर भटकता रहा। हर कदम के साथ मेरी एंकल और ज्यादा जल रही थी। सुबह होने से थोड़ी पहले मैं एक पहचाने हुए चौराहे पर पहुंच गया। ये वही गली थी जहाँ स्नो किराए पर रहती थी। मुझे पता था उसने झूठ बोला था, फिर भी कुछ था जो मुझे यहाँ खींच लाया था, जैसे कोई भूत मेरे पैरों को कंट्रोल कर रहा हो। मैं ऊपर देखता हूँ। तीसरी मंजिल की वो पहचानी हुई खिड़की, लाइट बंद थी। शायद वो पहले ही उस सोने के पिंजरे में शिफ्ट हो चुकी थी जो मेरे लिए तैयार किया गया था। मैंने कड़वी हंसी हंसा और मुड़कर जाने लगा। तभी एक टैक्सी आकर रुकी। दरवाजा खुला। एक पहचानी हुई शक्ल बाहर निकली, स्नो। वो थकी हुई लग रही थी लेकिन अब भी डिजाइनर कपड़े पहने हुए थी। उसने ड्राइवर को पैसे दिए और बिल्डिंग के अंदर चली गई। मैं रिफ्लेक्स से पास के अंधेरे में छिप गया। उसने मुझे नहीं देखा। कुछ मिनट बाद तीसरी मंजिल की लाइट जल उठी। मैं नीचे खड़ा एक बेवकूफ की तरह उसे देख रहा था। मुझे खुद नहीं पता था मैं क्या चाहता हूँ। शायद मेरे अंदर का कोई छोटा सा हिस्सा अब भी कुछ पकड़ कर बैठा हुआ था। शायद उम्मीद का कोई बहुत छोटा टुकड़ा अब भी जिंदा था। मैं लगभग हार मानकर हमेशा के लिए वहां से जाने ही वाला था कि अचानक एक चमकती हुई लाल फेरारी गरजती हुई आकर रुकी। दरवाजा खुला। ब्लेन बाहर निकला। उसने ऊपर तीसरी मंजिल की खिड़की की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान फैल गई। फिर वो सीधा बिल्डिंग के अंदर चला गया। मेरा दिमाग एकदम खाली हो गया। मेरे शरीर का हर कतरा खून जैसे सीधा सिर की तरफ दौड़ पड़ा। मैं भागा। मैंने बिल्डिंग का पुराना एंट्रेंस डोर जोर से लात मारकर खोल दिया और पागल आदमी की तरह सीढ़ियां चढ़ गया। मेरी एंकल का दर्द पूरी तरह गायब हो चुका था। अपार्टमेंट के अंदर ब्लेन ने स्नो को दीवार के साथ दबा रखा था और उसे पागलपन की हद तक किस कर रहा था। उसके कपड़े आधे फट चुके थे। दरवाजा टूटने की आवाज सुनते ही दोनों मुड़कर मेरी तरफ देखे। ब्लेन ने मुझे देखते ही स्नो को छोड़ा नहीं बल्कि उसे और करीब खींचकर मेरे सामने और ज्यादा जुनून से किस करने लगा। स्नो ने बस नाम मात्र की थोड़ी सी कोशिश दिखाई, फिर उसकी बाहों में ढीली पड़ गई। उस पल मुझे लगा जैसे मेरा दिल टूट कर बिखर गया हो, बिल्कुल शीशे के टूटने की तरह साफ और तेज आवाज के साथ। देख लिया? ब्लेन ने आखिर स्नो को छोड़ा, अपने होंठ पोंछे और मुझे ऐसे देखने लगा जैसे कोई तमाशा एंजॉय कर रहा हो। स्नो ने अपने बिखरे हुए कपड़े ठीक किए। उसका सिर झुका हुआ था। वो मेरी आंखों में देख नहीं पा रही थी। उसके गालों पर जो लाली थी वो पूरी कहानी बता रही थी। मैं कुछ नहीं बोला, बस उन दोनों को देखता रहा। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, डर से नहीं, गुस्से से। ऐसे गुस्से से जो सब कुछ जलाकर राख कर देना चाहता हो। क्या हुआ? बर्दाश्त नहीं हो रहा? ब्लेन मेरे पास आया और मेरे गाल पर हल्का सा थपथपाया। हर हरकत में बेइज्जती टपक रही थी। मैंने पहले ही कहा था स्नो तुम्हारे लिए मम डैड ने चुनी थी, लेकिन जिस इंसान को वो हमेशा से चाहती थी वो मैं हूँ। तुमने सच में सोचा था कि वो तुम जैसे गरीब और बेचारे आदमी को दिल दे देगी? हम 1 साल से साथ हैं, पूरा 1 साल। 1 साल जब मैं हमारे फ्यूचर के लिए कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पसीना बहा रहा था, जब मैं हर पैसा बचाकर उसके बर्थडे के लिए गिफ्ट खरीदने की कोशिश कर रहा था, तब ये दोनों मेरे पीछे अपना अफेयर एंजॉय कर रहे थे। मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ था। मैं दांत भींचकर सिर्फ एक लाइन निकाल पाया, तुम आखिर हो क्या? ब्लेन के होठ टेढ़े हो गए। इस अपार्टमेंट का रेंट, तुम्हारा खर्चा, तुम्हारी पूरी जिंदगी सब मैंने पे किया है। जो खाना तुमने खाया, जहाँ तुम सोए, सब मेरी चैरिटी थी। स्नो भी। मैं उससे बोर हो गया था इसलिए तुम्हें दे दिया। बस वही लाइन चिंगारी बन गई। मैं दहाड़ा और अपना मुक्का सीधा उसके चेहरे पर दे मारा। ब्लेन पीछे उड़ता हुआ कॉफी टेबल पर जा गिरा। ग्लास टूटकर चारों तरफ बिखर गया। वो झट से खड़ा हुआ और मुझ पर झपटा। हम दोनों जमीन पर गिर पड़े। मैं हर बार सोच समझ कर रहा था। उसने भी कुछ ट्रेनिंग ली हुई थी, लेकिन धीरे धीरे वो पीछे पड़ रहा था। बस अचानक विक्टर गार्ड्स के साथ अंदर घुसा। उसने ब्लेन का खून से भरा चेहरा देखा और सीधा मेरी पीठ पर लात मारी। मैं दीवार से टकरा गया और मेरे मुंह से खून निकल आया। लिंडा चीखते हुए अंदर दौड़ी और एम्बुलेंस बुलाने लगी। तुम शर्मनाक पीटे! विक्टर ने मुझे जोर से थप्पड़ मारा। इसे वापस विला ले जाओ, बेसमेंट में बंद कर दो। मेरे ऑर्डर के बिना इसे खाना पानी कुछ नहीं मिलेगा। गार्ड्स मुझे मरे हुए जानवर की तरह घसीट कर ले गए। स्नो के पास से गुजरते वक्त मैंने उसकी आंखों में देखा, वहाँ गिल्ट था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा डर और दूरी थी। उसी पल मेरा दिल पूरी तरह मर गया। बेसमेंट अंधेरा और गीला था। विक्टर ने जो कहा था उसने वैसे ही किया। न खाना न पानी। मैं वक्त का हिसाब भूल गया। भूख और प्यास ने मुझे हेलुसिनेशंस दिखाने शुरू कर दिए। फिर एक दिन लोहे का
दरवाजा खुला। ब्लेन अंदर आया। उसके चेहरे पर जीत और घमंड चमक रहा था। डैड कंपनी का 30% हिस्सा मेरे नाम कर रहे हैं और उन्होंने मेरी और स्नो की एंगेजमेंट भी अप्रूव कर दी है। अगले महीने हमारी सगाई है। तुम्हें जरूर आना चाहिए और हमारे नाम का टोस्ट उठाना चाहिए। उसने मेरे पैर को लात मारी। घुटनों पर गिरकर भीख मांगो, मैं तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। मैं उसकी तरफ ऐसी आंखों से देखता रहा जिनमें अब कुछ बचा ही नहीं था। मेरी खाली नजर उसे बेचैन कर गई। जाते जाते वो एक और लाइन छोड़ गया, मैं तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम बना दूंगा। फिर वो चला गया। धुंधली सी होश की हालत में मुझे लिंडा की आवाज सुनाई दी। वो किसी से बहस कर रही थी। फिर किसी ने मुझे बाहर निकाला। मुझे पानी और सूप दिया गया। जब मेरी आंख खुली मैं फिर उसी शानदार कमरे में पड़ा था। लिंडा मेरे बेड के पास बैठी थी। उसकी आंखें लाल थी। वो फिर वही बात कह रही थी, हमने ये सब तुम्हारी भलाई के लिए किया। चेन ग्रुप को एक मजबूत वारिस चाहिए था और तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद थे। और स्नो के बारे में, उसके लिए हम तुमसे माफी मांगते हैं। स्नो के मामले में हमसे गलती हुई। लिंडा की बात पूरी होने से पहले ही मैंने उसे रोक दिया। मुझे एक फोन चाहिए, एक अलग बैंक अकाउंट और आने जाने की पूरी आजादी। मैं हेयर बनना सीख लूंगा लेकिन मेरी अपनी कंडीशंस होंगी। मुझे किसी निकनेम से मत बुलाना, मेरी जिंदगी में दखल मत देना और ब्लेन को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। लिंडा ने बहुत कोशिश की कि मैं ब्लेन को माफ कर दूं, लेकिन मैंने इतनी साफ और ठंडी आवाज में मना कर दिया कि उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा। वो एक खाली खोल की तरह कमरे से निकल गई। उसी दोपहर विक्टर कमरे में आया। वो थका हुआ लग रहा था। तुम्हारी सारी कंडीशंस मान ली गई हैं। नाइट स्टैंड में एक ब्लैक कार्ड रखा है। कल हेनरी तुम्हें कंपनी से इंट्रोड्यूस करवाएगा और ब्लेन के बारे में उम्मीद है तुम उसके साथ थोड़ी नरमी दिखाओगे। मैं चुप रहा। अगले दिन मैंने सूट पहना। हेनरी जैंग पहले से नीचे मेरा इंतजार कर रहा था। वो मुझे इज्जत से मिस्टर चैन कहकर बुलाता है। वो मुझे बेंटली में बिठाकर चैन ग्रुप के हेडक्वार्टर्स ले गया। हेनरी कंपनी के पोर्टफोलियो डॉक्यूमेंट्स मेरे सामने रख देता है। मैं बिना देखे ही फाइल बंद कर देता हूँ। बेसिक चीजें छोड़ो, मुझे 2 चीजें चाहिए, चैन ग्रुप के हर दुश्मन की लिस्ट और ब्लेन के नाम पर जो भी एसेट्स हैं उनका पूरा ब्रेकडाउन। हेनरी एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन 1 घंटे के अंदर दोनों फाइल्स मेरी डेस्क पर थी। मैं ब्लेन की फाइल खोलता हूँ। मेरी आंखें तीखी हो जाती हैं। ब्लेन के पास 3 कंपनियां थी। उनमें से एक प्रेडेटरी लैंडिंग बिजनेस था। मैं तुरंत उसकी डिटेल्स खोल लेता हूँ। एक केस ने मेरा ध्यान खींच लिया। लीना ली नाम की एक कॉलेज स्टूडेंट। उसके पिता गंभीर रूप से बीमार थे और उसे पैसे की सख्त जरूरत थी। उसने ब्लेन की कंपनी से 50,000 युआन उधार लिए थे। सिर्फ 6 महीने में वो कर्ज 5 लाख युआन बन गया। उसके पास चुकाने का कोई तरीका नहीं था। रिकवरी एजेंट्स ने उसकी प्राइवेट फोटोज का इस्तेमाल करके उसे ब्लैकमेल किया। वो लोग उसके पिता के हॉस्पिटल रूम तक पहुंच गए और उन पर चिल्लाने लगे। आखिरकार वो लड़की और बर्दाश्त नहीं कर पाई और हॉस्टल की छत से कूद गई। उसके पिता उस सदमे को झेल नहीं सके और उसी रात उनकी भी मौत हो गई। ब्लेन, जो कुछ तुम्हारे साथ होने वाला है तुम उसके हकदार हो। मैं फोन उठाता हूँ और हेनरी का एक्सटेंशन डायल करता हूँ। वुल्फ स्टार कैपिटल के हेड के साथ मीटिंग अरेंज करो। उन्हें बताओ कि चैन ग्रुप का मार्कस चैन एक डील डिस्कस करना चाहता है। हेनरी तेज काम करता था, या शायद वुल्फ स्टार कैपिटल और भी तेज रिएक्ट करता था। मेरे कॉल के आधे घंटे के अंदर ही कंफर्मेशन आ गई। आज रात 8 बजे शहर के सबसे एक्सक्लूसिव मेंबर्स प्राइवेट क्लब में, क्लाउड समिट क्लब। दिलचस्प, क्लाउड समिट क्लब ब्लेन का था। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या जानबूझकर चुना गया वेन्यू? मैं फोन रख देता हूँ। मेरे होठों के कोने पर एक ठंडी मुस्कान आ जाती है। चाहे जो भी हो, आज का शो देखने लायक होगा। शाम को मैं हेनरी से कहता हूँ कि मुझे घर छोड़े, लेकिन विला नहीं, मेरा पुराना किराए का कमरा। मुझे वहाँ से कुछ लेना था। कार उस पहचानी हुई गली के मुहाने पर रुकती है। हेनरी आसपास का मंजर देखकर हैरान रह जाता है। ये टूटी फूटी बस्ती उसकी आदत वाली चमक धमक से बिल्कुल अलग थी। शायद वो सोच भी नहीं सकता था कि चैन ग्रुप का यंग मास्टर यहाँ बड़ा हुआ है। मैं उसकी हैरानी पर ध्यान नहीं देता, सीधे उस पुरानी बिल्डिंग के अंदर चला जाता हूँ। मेरा कमरा बिल्कुल वैसे ही था जैसे मैं छोड़ कर गया था। हर चीज पर धूल की पतली परत जम गई थी। मैं बेड के पास जाता हूँ, पुराना मैट्रेस उठाता हूँ और उसके नीचे कपड़े में लिपटी एक चीज निकालता हूँ। मैं कपड़ा खोलता हूँ। अंदर एक जंग लगी फ्रूट नाइफ थी। जब मैं 10 साल का था तब उसे कचरे के ढेर से उठाया था ताकि खुद की हिफाजत कर सकूं। वो अनेक डरावनी रातों में मेरे साथ रही थी। मैं उसे फिर से लपेटकर अपनी जैकेट के अंदर रख लेता हूँ। ध्यान से उसे अपने सीने के पास दबा लेता हूँ। फिर मैं उस नंगी दीवार के पास जाता हूँ जहाँ कोई खिड़की नहीं थी। दीवार पर एक पुरानी पीली पड़ चुकी फोटोग्राफ लटक रही थी। उसमें एक लड़की मुस्कुराती हुई दिख रही थी। स्नो। जब हम रिलेशनशिप में आए थे तब उसने मुझे ये फोटो दी थी। उसने कहा था, जब इस कमरे में खिड़की नहीं है तो मेरी मुस्कान ही सूर्य की रोशनी बनकर इस कमरे को रोशन करेगी। मैं बहुत देर तक उस फोटो को देखता रहा। फिर मैंने हाथ बढ़ाया और उसे दीवार से फाड़ दिया। उसके साथ मैंने अपने अंदर बची हुई आखिरी बेकार सी मोहब्बत भी टुकड़े टुकड़े कर दी। रात के ठीक 8 बजे मैं क्लाउड समिट क्लब के दरवाजे पर पहुंच गया। क्लाउड समिट क्लब अपने नाम के बिल्कुल लायक था। जगह इतनी शानदार थी जैसे बादलों के ऊपर बना कोई महल हो। सोना, चमक, लग्जरी, हर चीज हद से ज्यादा थी। हर मेहमान परफेक्ट कपड़ों में था। हर तरफ पैसा और ताकत नजर आ रही थी। एक मैनेजर जो फिटिंग चेंगसोंग पहनी हुई थी मुझे बड़े अदब से टॉप फ्लोर पर एक प्राइवेट रूम तक ले गई। मिस्टर चैन, मिस्टर वुल्फ पहले से आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं दरवाजा खोलकर अंदर गया। कमरे में सिर्फ एक आदमी बैठा था। उसने काली चाइनीज ट्रेडिशनल जैकेट पहनी हुई थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी और वो आराम से चाय बना रहा था। उसने मुड़कर भी नहीं देखा, बस शांत आवाज में बोला, बैठ जाओ। मैं उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसने चाय का एक कप भरकर मेरी तरफ सरकाया। महकती हुई खुशबू हवा में फैल गई। ट्राई करो, इस साल की प्री किंग ड्रैगन वेल चाय है। मैं कप उठाता हूँ लेकिन पीता नहीं, बस उसकी खुशबू लेता हूँ। जब वो आखिर मेरी तरफ मुड़ता है तो मैं उसे ध्यान से देखता हूँ। उम्र
लगभग 40 के आसपास होगी। आंख के कोने से लेकर होठ के पास तक एक गहरा निशान था जो उसके चेहरे को खतरनाक बना रहा था। चाहे जितनी ज्यादा पियो उतनी समझ आती है, लोग भी वैसे ही होते हैं। काफी लोग देख लो तो उन्हें समझना आने लगता है। उसकी आंखें बाज की तरह तीखी थी, जैसे सीधा मेरी रूह के अंदर देख सकती हूँ। आप ही वुल्फ स्टार कैपिटल के हेड गुल्फ हैं? मैंने पूछा। वो हल्का सा मुस्कुराया। सफेद दांतों की सीधी लाइन चमक उठी। लोग मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। मैं आपसे एक डील करना चाहता हूँ। मैं सीधा मुद्दे पर आ गया। उसकी बहुत थोड़ी उठी। बोलो। मुझे एक इंसान को बर्बाद करना है। कौन? ब्लेन चेन। ये नाम सुनकर भी उसके चेहरे पर कोई असर नहीं हुआ। उसने आराम से चाय का कप उठाया, फूंक मारी और एक घूंट पिया। विक्टर चेन का बेटा? फिर उसने हल्की सी हंसी निकाली। वुल्फ ने कप रखा और मुझे देखकर मुस्कुराया। इंटरेस्टिंग। क्या तुम्हें पता है ये क्लब उसी का है? पता है। क्या तुम्हें पता है कि चेन ग्रुप वुल्फ स्टार कैपिटल का अगला टारगेट है? ये भी पता है। और फिर भी तुम मेरे पास आए हो? अब उसकी आंखों में दिलचस्पी चमक रही थी। तुम डरते नहीं हो? आप मुझे उसके साथ नहीं गिराओगे। मैं पूरे यकीन से उसकी आंखों में देखता हूँ। क्यों नहीं? क्योंकि आप और मैं एक ही तरह के इंसान हैं। हम दोनों को आसमान पर बैठे लोगों को गिरते देखना पसंद है और मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होता है। वुल्फ एकदम चुप हो गया। उसके चेहरे का निशान भी जैसे हिल गया हो। वो लगभग 30 सेकंड तक मुझे देखता रहा, फिर जोर से हंस पड़ा। बहुत बढ़िया, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। क्या बात कही है। विक्टर चेन ने पूरी जिंदगी एक लेजेंड की तरह राज किया और फिर भी उसका बेटा तुम जैसा निकला। वो आगे झुक गया। मैं तैयार। बताओ कैसे खेलना है। सिंपल। मैं पॉकेट से एक यूएसबी ड्राइव निकालकर उसकी तरफ सरका देता हूँ। इसमें ब्लेन के लेंडिंग ऑपरेशन की पूरी डिटेल्स हैं, फेक अकाउंट्स, वायलेंट रिकवरी, उसकी वजह से हुई डेथ्स, सब कुछ। मैं चाहता हूँ कि आप ये सब दुनिया के सामने ले आओ। मैं उसे बर्बाद देखना चाहता हूँ, जेल में सड़ता हुआ। वुल्फ ने यूएसबी उठाई और अपनी हथेली पर घुमाकर देखी। उसके चेहरे पर एक निर्दयी मुस्कान आ गई। बस इतना, बस इतना। ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ कि 3 दिन के अंदर उसका नाम शहर की हर बड़ी हेडलाइन में होगा। बिजनेस करके अच्छा लगा। मैं उठकर जाने लगा। रुको, वुल्फ ने मुझे रोका। एक और बात, क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि मैं तुम्हारे परिवार के पीछे क्यों पड़ा हूँ? मैं रुककर उसकी तरफ मुड़ गया। क्यों? वुल्फ की आंखों में इतनी गहरी नफरत उभर आई कि वो लगभग नजर आ रही थी। क्योंकि 20 साल पहले तुम्हारे पिता विक्टर चेन ने वही तरीके इस्तेमाल किए थे जो आज तुम्हारे साथ हुए हैं और उन्होंने मेरा परिवार बर्बाद कर दिया था। मेरे पिता ने इसी बिल्डिंग की छत से कूदकर जान दे दी थी। ये सुनते ही मेरे पूरे शरीर में एक झटका सा दौड़ गया। तो जो सबको एक नॉर्मल बिजनेस राइवलरी लगती थी, उसके पीछे इतना गहरा खूनी हिसाब था। ये सिर्फ कंपटीशन नहीं था, ये खून का कर्ज था। अब मुझे समझ आ गया कि वुल्फ इतनी शिद्दत से चेन ग्रुप को क्यों बर्बाद करना चाहता था। वुल्फ ने ठंडी आवाज में पूछा। अब भी लगता है हम दोस्त हैं? मैं बिना एक सेकंड गवाए जवाब देता हूँ। हाँ, कम से कम चेन ग्रुप को गिराने के मामले में हम दोस्त हैं। ये कहकर मैं मुड़ गया और कमरे से बाहर निकल गया। जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकला, मुझे पीछे से वुल्फ की धीमी आवाज सुनाई दी। विक्टर चेन, विक्टर चेन, तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस बेटे को तुम सबसे ज्यादा कीमती समझते थे, वही तुम्हारी बर्बादी खुद तुम्हारे दरवाजे तक ले आएगा। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखता, सीधा क्लब से बाहर निकलकर हेनरी की कार में बैठ जाता हूँ। मिस्टर चेन, अब कहाँ? हेनरी पूछता है। मैं खिड़की के बाहर देखते हुए मुस्कुराता हूँ, ऐसी जगह जहाँ से शो अच्छे से दिख सके। आधे घंटे बाद कार एक होटल के सामने रुकती है। ये होटल उस वेन्यू के बिल्कुल सामने था जहाँ ब्लेन और स्नो की एंगेजमेंट पार्टी होने वाली थी। मैं सबसे अच्छे व्यू वाली स्वीट बुक करता हूँ। फ्लोर टू सीलिंग विंडो के पास खड़ा होकर सामने चमकते हुए होटल को देखता हूँ। शो शुरू होने वाला था। 3 दिन बाद ब्लेन और स्नो की एंगेजमेंट पार्टी का दिन आ गया। यू चोंग के हर बड़े नाम को इन्विटेशन भेजा गया था। शहर का हर इन्फ्लुएंशियल इंसान वहाँ मौजूद था। चेन फैमिली ने डाउनटाउन का सबसे लग्जूरियस 6 स्टार होटल बुक किया था। इवेंट इतना बड़ा था कि लगता था जैसे कोई रॉयल सेरेमनी हो। विक्टर का इरादा साफ था। वो दुनिया को दिखाना चाहता था कि चेन ग्रुप की अगली जनरेशन लीडरशिप संभालने के लिए तैयार है। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, उसने गलत हिसाब लगाया था। पार्टी वाले दिन मैं वहाँ नहीं था। मैं अपनी होटल स्वीट की विंडो के पास टेलीस्कोप लेकर बैठा था और सामने का पूरा मंजर देख रहा था। शाम के 6 बजे गेस्ट्स आने शुरू हो गए। लग्जरी कार्स एक के बाद एक एंट्रेंस पर रुक रही थी। डिजाइनर ड्रेसेस और एक्सपेंसिव सूट्स पहने लोग रेड कारपेट पर मुस्कुराते हुए चल रहे थे। विक्टर और लिंडा होस्ट की तरह दरवाजे पर खड़े थे, हर मेहमान का स्वागत करते हुए। उनके साथ ब्लेन और स्नो भी खड़े थे, बिल्कुल एक परफेक्ट गोल्डन कपल की तरह। ब्लेन ने व्हाइट कस्टम टेलर्ड सूट पहना हुआ था, हर बाल परफेक्ट जगह पर था। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो किसी ऐसे इंसान की होती है जो समझता है कि पूरी दुनिया उसकी है। स्नो एक महंगी गाउन में थी, मेकअप फ्लॉलेस था, वो किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी। उसने ब्लेन का बाजू पकड़ा हुआ था और चेहरे पर खुशी की मुस्कान थी, लेकिन मेरी नजर में वो मुस्कान थोड़ी जबरदस्ती वाली लग रही थी। मैं सोच रहा था कि क्या मेरी तरफ से भेजा गया एंगेजमेंट गिफ्ट देखने के बाद भी उसके चेहरे पर यही मुस्कान रहेगी। रात के 8 बजे सेरेमनी शुरू हुई। बॉल रूम के जाइंट स्क्रीन पर ब्लेन और स्नो की लव स्टोरी चलने लगी। कैसे मिले, कैसे करीब आए, कैसे प्यार हुआ, सब कुछ इतना रोमांटिक एडिट किया गया था कि देखने वाले इमोशनल हो जाएं। मेहमान तालियां बजा रहे थे, हर तरफ से बधाइयां आ रही थी। ब्लेन स्नो का हाथ पकड़कर स्टेज पर गया। एमसी ने लंबी चौड़ी तारीफों के बाद माइक्रोफोन उसके हाथ में दे दिया। अब हम बुलाना चाहेंगे हमारे हैंडसम ग्रूम ब्लेन चेन को, जो कुछ शब्द कहना चाहेंगे। ब्लेन ने माइक पकड़ा, गला साफ किया और प्यार भरी नजर से स्नो को देखा। स्नो, तुम जानती हो तुमसे मिलना
मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशकिस्मती थी। लेकिन वो अपनी लाइन पूरी भी नहीं कर पाया। बॉलरूम का जाइंट स्क्रीन एक बार झिलमिलाया। लव स्टोरी वीडियो अचानक स्टैटिक में बदल गया। फिर बिना किसी वार्निंग के स्क्रीन पर एक के बाद एक तस्वीरें और वीडियोस चलने लगे। ये सब ब्लेन के लेंडिंग ऑपरेशन के सबूत थे। खून से लथपथ बोरोवर्स की फोटोज, रिकवरी एजेंट्स के घर तोड़ते हुए वीडियोस, लोगों के घरों पर पेंट फेंकने के सीन्स और फिर लीना ली का वीडियो। वो रो रही थी, टूट चुकी थी। प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो, मेरे पापा मर रहे हैं, मैं अपनी अगली जन्म तक तुम्हारा कर्ज चुकाऊंगी। उसकी टूटती हुई आवाज बॉलरूम के हर स्पीकर से गूंज उठी। पूरा हॉल सन्न रह गया। कुछ सेकंड्स के लिए ऐसी खामोशी छा गई जैसे वक्त रुक गया हो। फिर अफरा तफरी मच गई। हे भगवान, ये क्या है? ब्लेन चैन ऐसा बिजनेस चला रहा था? कितना घटिया इंसान है। इसने किसी को सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया। चैन फैमिली ने ऐसा बेटा कैसे पैदा किया? स्टेज पर ब्लेन का चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ चुका था। उसके हाथ में माइक था, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वो बस कांप रहा था। स्नो एक चीख के साथ जमीन पर गिर पड़ी। सबसे पहले विक्टर संभला। वो गुस्से में बैक स्टेज की तरफ दौड़ा और गरज कर बोला, बंद करो, इसे अभी बंद करो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। स्क्रीन रुक ही नहीं रही थी। सबूत एक पब्लिक एग्जीक्यूशन की तरह बार बार चल रहे थे। हर मेहमान के सामने, हर आंख के सामने। चैन फैमिली की इज्जत टुकड़े टुकड़े होकर बिखर रही थी और मैं सामने वाले होटल की खिड़की के पास खड़ा ये सब देख रहा था। बिल्कुल उसी तरह जैसे कभी वो लोग मेरी जिंदगी का तमाशा देखते थे। अब बारी मेरी थी। हालात और भी खराब हो गई जब किसी ने अथॉरिटीज को भी इन्फॉर्म कर दिया। बॉलरूम के बड़े दरवाजे अचानक जोर से खुले और यूनिफॉर्म पहने ऑफिसर्स की एक टीम अंदर घुस आई। लीड ऑफिसर के हाथ में अरेस्ट वारंट था। वो सीधा स्टेज पर चढ़ा और ब्लेन के सामने रुक गया। ब्लेन चैन, तुम पर इलीगल लैंडिंग, वायलेंट डेट कलेक्शन, इंटेंशनल असॉल्ट और कई अन्य आरोपों के तहत इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। ठंडी हैंडकफ्स ब्लेन की कलाइयों पर क्लिक करके बंद हो गई। नहीं, ये मैं नहीं हूँ, मुझे फंसाया गया है। ब्लेन आखिर होश में आया और पागलों की तरह चिल्लाने लगा, डैड डैड, मुझे बचाओ। विक्टर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन ऑफिसर्स उसका रास्ता रोक देते हैं। उसकी आंखों के सामने उसका सबसे प्यारा बेटा एक जानवर की तरह घसीट कर ले जाया जा रहा था। विक्टर का पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। फिर अचानक उसके अंदर कुछ टूट गया और वो सीधा जमीन पर गिर पड़ा। विक्टर! लिंडा चीख पड़ी और उसकी तरफ दौड़ी। एक पल में एंगेजमेंट पार्टी पूरी तरह तबाह हो गई। मेहमान चूहों की तरह भागने लगे ताकि उनका नाम चैन फैमिली के साथ न जुड़े। रिपोर्टर्स खून की बू सूंघने वाले शार्क्स की तरह टूट पड़े। हर तरफ कैमरास की फ्लैश चमक रही थी। मैं टेलीस्कोप नीचे रखता हूँ, टेबल पर रखा रेड वाइन का ग्लास उठाता हूँ और एक ही घूंट में खाली कर देता हूँ। क्या जबरदस्त शो था। ब्लेन, जो एंगेजमेंट गिफ्ट मैंने तुम्हें भेजा है, पसंद आया? मैं सामने मची अफरा तफरी को देखता हूँ, लेकिन मेरे अंदर जरा सी भी खुशी पैदा नहीं होती। सिर्फ एक ठंडी और खाली सी फीलिंग थी। क्या बस इतना ही था? नहीं, ये तो बस शुरुआत थी। मेरा फोन बजता है। वुल्फ का कॉल था। गिफ्ट मिल गया? उसकी आवाज में हल्का सा मजाक था। मिल गया, मैं जवाब देता हूँ। काफी अच्छा शो था। वुल्फ हल्की सी हंसी हंसा। जल्दी खुश मत हो, अभी और भी बाकी है। मैंने पहले ही एनोनिमस रिपोर्ट फाइल करवा दी है। चैन ग्रुप के टैक्स एवेजन और ब्राइबरी के सबूत अथॉरिटीज के पास पहुंच चुके हैं। कल सुबह सबसे पहले टैक्स डिपार्टमेंट और डिसिप्लिनरी इंस्पेक्टर्स चैन ग्रुप के ऑफिस पहुंचने वाले हैं। चाहे विक्टर बच भी गया, चाहे वो जिंदा भी रहा, चैन फैमिली खत्म हो चुकी है। मैं कुछ पल के लिए चुप हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वुल्फ इतना सीधा और निर्दयी होगा। वो सिर्फ उन्हें गिरा नहीं रहा था, वो उनकी जड़ उखाड़ रहा था। पछतावा हो रहा है? वुल्फ ने मेरी खामोशी महसूस कर ली। नहीं, मैंने शांत आवाज में कहा। अच्छा। वुल्फ बोला, मुझ पर भरोसा रखो, मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा। जब चैन ग्रुप गिरेगा, तुम्हारा हिस्सा अलग रख दिया जाएगा। मुझे किसी हिस्से की जरूरत नहीं, मैंने ठंडे लहजे में कहा। जो मुझे चाहिए होगा मैं खुद ले लूंगा। मैं कॉल काट देता हूँ और खिड़की के बाहर देखने लगता हूँ। शहर की नियॉन लाइट्स रंगों के धुंधले समुद्र में बदल चुकी थी। मुझे लगा था बदला लेने के बाद कुछ महसूस होगा, खुशी, सुकून, कुछ तो। लेकिन मेरा दिल इतना खाली क्यों लग रहा था? तभी दरवाजे पर नॉक हुई। मैं जाकर दरवाजा खोलता हूँ। बाहर जो खड़ी थी उसे देखकर मैं भी एक पल के लिए हैरान रह गया। स्नो। उसने अब भी वही सफेद एंगेजमेंट गाउन पहना हुआ था, लेकिन उसका निचला हिस्सा दागों से भरा था। मेकअप आंसुओं से बिगड़ चुका था। बाल बिखरे हुए थे। वो पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में डर और बेचैनी भरी हुई थी। मार्कस, बस इतना कहकर वो मेरे सामने घुटनों पर गिर पड़ी। प्लीज प्लीज ब्लेन को छोड़ दो। मुझे पता है मैंने गलती की, मुझे सच में पता है। ये सब तुम ही कर रहे हो ना? मैं हाथ जोड़ती हूँ, इस बार उसे माफ कर दो। वो मेरे पैरों को पकड़कर रोते हुए गिर पड़ी, जैसे उसके अंदर कुछ टूट रहा हो। मैं नीचे देखता हूँ। वही औरत जिसे मैंने कभी दिल की गहराइयों से प्यार किया था, आज वो किसी और आदमी के लिए मेरे सामने भीख मांग रही थी। लेकिन मेरे दिल में जरा सी भी हलचल नहीं हुई। तुम्हें क्यों लगता है कि ये सब मैंने किया? मैंने सीधा पूछा। और कौन कर सकता है? स्नो ने सिर उठाया। आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। मुझे पता है तुम हमसे नफरत करते हो, मुझसे, ब्लेन से, अपने पेरेंट्स से। लेकिन ब्लेन बुरा इंसान नहीं है। वो बस बचपन से बिगाड़ दिया गया था। दिल से वो अच्छा है। फिर वही बहाना। मैं हंस पड़ा। अच्छा इंसान? मेरी हंसी में सिर्फ ठंडक थी। जब वो लोगों को कर्ज के जाल में फंसा रहा था, तब उसकी अच्छाई कहाँ थी? जब उसकी वजह से परिवार बर्बाद हो रहे थे, तब उसका दिल कहाँ था? स्नो के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो सब जानती थी। ब्लेन ने जो कुछ किया था, उसकी हर डिटेल उसे पता थी। और सिर्फ पता ही नहीं था, वो खुद भी उस सब का हिस्सा थी। ब्लेन की कंपनी के अकाउंट्स और बुक्स उसके हाथों से गुजरते थे, इसलिए वो भी सच से भाग नहीं सकती थी। मार्कस, मुझे पता है ब्लेन ने गलत किया, उसे कानून सजा देगा। स्नो ने
अपना तरीका बदल दिया और अब इमोशंस का सहारा लेने लगी। लेकिन हम एक वक्त में एक दूसरे से प्यार करते थे, है ना? याद है कॉलेज के सेकेंड ईयर में जब तुम बीमार पड़े थे, मैं तुम्हें पीठ पर उठाकर हॉस्पिटल ले गई थी। याद है तुम्हारा बर्थडे? मैंने 6 महीने की स्कॉलरशिप बचाकर तुम्हारे लिए एक वॉच खरीदी थी। क्या तुमने सच में सब भुला दिया? मैं उसे ऐसे देखता हूँ जैसे वो कोई अनजान इंसान हो। याद है? बिल्कुल याद है, मैं शांत आवाज में कहता हूँ। मुझे याद है पूरे रास्ते तुम कंप्लेन करती रही थी कि मैं बहुत भारी हूँ। और वो वॉच भी याद है जो तुमने मुझे दी थी। अगले ही दिन मैंने उसे ब्लेन की कलाई पर देखा था। स्नो, इतने सालों से एक्टिंग करते करते तुम थक नहीं गई? स्नो का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। उसने सोचा भी नहीं था कि मुझे ये सब डिटेल्स याद होंगी। उसे लगता था मैं बस एक बेवकूफ था जो प्यार में अंधा हो गया था। उसका मुंह खुला लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उसकी पूरी एक्टिंग की परतें उसी पल उतर गई। निकल जाओ, मैं दरवाजे की तरफ इशारा करके ठंडी आवाज में कहता हूँ। अचानक स्नो टूट गई। वो झट से खड़ी हुई और दोनों हाथों से मेरा बाजू पकड़ लिया। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम इतने बेरहम नहीं हो सकते। तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो ना? जरूर करते हो, इसीलिए तुमने ये सब किया है ना मार्कस? हम फिर से शुरू कर सकते हैं। मैं ब्लेन को छोड़ दूंगी। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं चैन फैमिली से सब कुछ वापस लेने में तुम्हारी मदद करूंगी। मैं सिर्फ तुम्हारी हो जाऊंगी। उसकी बातें सुनकर मुझे घिन आ गई। मैं उसके हाथ इतनी जोर से झटक देता हूँ कि वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ती है। तुम्हें लगता है तुम अब भी मेरे साथ डील करने की पोजीशन में हो? मैं उसकी तरफ नीचे देखते हुए कहता हूँ। मेरी आंखों में सिर्फ नफरत थी। मेरी नजर में तुम सड़क के किनारे पड़े कचरे से भी कम कीमती हो। कम से कम कचरे को रिसाइकल करके कुछ पैसे मिल जाते हैं। तुम सिर्फ मुझे घिन दिलाती हो। मेरे शब्द किसी तेज तलवार की तरह उस पर गिरे और उसकी बची कुची इज्जत भी तोड़ दी। वो जमीन पर बैठी रह गई, आंखें खाली, जैसे उसके अंदर से कुछ जरूरी चीज निकाल ली गई हो। मैं उसकी तरफ दोबारा नहीं देखता। मैं मुड़कर दरवाजा बंद कर देता हूँ। फिर उस दरवाजे से पीठ लगाकर धीरे धीरे नीचे फिसल जाता हूँ। आज मैंने अपने हाथों से अपनी यादों की आखिरी खूबसूरत चीज भी मिटा दी थी। अगले दिन बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे वुल्फ ने कहा था। चैन ग्रुप पर रेड पड़ गई। टैक्स अथॉरिटीज और डिसिप्लिनरी इन्वेस्टिगेटर्स ने ऑफिसेस सील कर दिए। हर लेजर और हर एग्जीक्यूटिव को कस्टडी में ले लिया गया। विक्टर को कई फाइनेंशियल क्राइम्स के आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया। लिंडा ने अपने सारे गहने और प्रॉपर्टीज बेच दी। वो हर उस इंसान के पास मदद मांगने गई जो कभी उनका दोस्त हुआ करता था, लेकिन हर जगह उसे सिर्फ बंद दरवाजे मिले। जब ताकतवर लोग गिरते हैं तो सब उन पर टूट पड़ते हैं। जो लोग कल तक चैन फैमिली की चापलूसी करते थे आज उनसे दूर भाग रहे थे। यून चैंग का सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर एक ही रात में गिर गया। सिर्फ मैं बचा था। शायद विक्टर को पहले ही कुछ अंदाजा हो गया था, इसीलिए सब कुछ टूटने से पहले उसने काफी एसेट्स मेरे नाम कर दिए थे। मैं चैन फैमिली की बची हुई दौलत का सबसे बड़ा हिस्सा इनहेरिट करता हूँ। पहले जैसा नहीं, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा कि आम आदमी सोच भी नहीं सकता। जो लड़का कभी स्टीम्ड बंस खाकर जीता था वो एक ही रात में यूनचैंग का नया पावर प्लेयर बन गया। बहुत लोग मेरे करीब आना चाहते थे। बहुत लोग जानना चाहते थे कि मैं इस तूफान से बिना नुकसान के कैसे बच गया। मैं सबको इग्नोर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं उस चमकदार विला को बेच देता हूँ, फिर वापस उसी गली में लौट जाता हूँ जिसने मुझे पाला था। मैं उस बूढ़े आदमी को ढूंढता हूँ जो स्टीम्ड बंस बेचता था। उसकी स्टॉल के बगल वाली छोटी सी दुकान खरीद लेता हूँ। वहाँ एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलता हूँ। कोई लग्जरी नहीं, बस कुछ सिंपल घर जैसा खाना, और मैं खुद कुकिंग करता हूँ। ओपनिंग वाले दिन एक अनोखा मेहमान आता है, वुल्फ। वही काली जैकेट, वही चेहरे का निशान, लेकिन दोपहर की धूप में वो पहले से कम डरावना लग रहा था। वो अकेला बैठता है और ब्रेस्ट पोर्क और बियर ऑर्डर करता है। आराम से खाना खाता है। जब खाना खत्म हो जाता है वो मेरी तरफ देखता है और सिर्फ एक बात कहता है, अच्छा खाना बनाते हो। मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ, शुक्रिया। वुल्फ पूछता है, अब क्या प्लान है? मैं रेस्टोरेंट के छोटे से हॉल को देखता हूँ। बाहर से स्टीम्ड बंस की खुशबू आ रही थी। गली में बच्चे खेल रहे थे और बहुत सालों बाद मुझे पहली बार सुकून महसूस हो रहा था। मैं जवाब देता हूँ, बस इस जगह को अच्छे से चलाना है। बस शांति से जीना चाहता हूँ, मैंने कहा। वुल्फ मुस्कुराया। तुम जैसा आदमी पूरी जिंदगी एक किचन में गुजारना चाहता है? क्यों नहीं? मैंने पलट कर पूछा। क्योंकि कम से कम यहाँ जो खाना मैं खाता हूँ वो साफ है। वुल्फ कुछ देर चुप रहा, फिर उसने अपनी जैकेट के अंदर हाथ डाला और एक एनवेलप निकालकर मेरी तरफ सरका गिरा। अंदर एक वन वे इंटरनेशनल टिकट और काफी कैश था। चैन ग्रुप खत्म हो चुका है, हाँ, लेकिन विक्टर ने जिंदगी भर बहुत दुश्मन बनाए थे। यहाँ रुकना सेफ नहीं है। कुछ वक्त के लिए बाहर चले जाओ, जब सब ठंडा पड़ जाए तब वापस आना। मैं एनवेलप नहीं उठाता। तुम्हारा बदला पूरा हो गया, कैसा लग रहा है? वुल्फ रुक गया। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसने अपना ग्लास उठाया और बची हुई ड्रिंक एक ही घूंट में खत्म कर दी। अच्छा नहीं। उसकी आवाज धीमी थी। वो खिड़की के बाहर देखने लगा। उसकी आंखों में एक ऐसा बोझ था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। मैंने 20 साल उस इंसान को बर्बाद करने में लगा दिए जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता था, लेकिन जो मैंने खोया था वो कभी वापस नहीं आ सकता। वो खड़ा हुआ, बोल के नीचे कुछ पैसे दबाकर रखे और बिना पीछे देखे चला गया। मैं उसे दूर जाते देखता रहा। ऐसा लगा जैसे अपने ही फ्यूचर को चलते हुए देख रहा हूँ। हम दोनों एक जैसे थे, नफरत के कैद में फंसे हुए लोग। बदला आखिर देता क्या है? जो खो गया वो तो वैसे भी हमेशा के लिए चला गया। रेस्टोरेंट धीरे धीरे चलने लगा। कोई बड़ी सक्सेस नहीं, लेकिन काम ठीक था। मैं सूरज के साथ उठता और उसके ढलने के साथ आराम करता। जिंदगी बिल्कुल शांत हो गई थी, जैसे हवा के बिना कोई तालाब। मुझे लगता था अब मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी। फिर एक दिन वो आई और सब बदल
बदल गया। उसका नाम सनी सू था। सामने वाली फ्लावर शॉप चलाती थी। वो खूबसूरत थी, लेकिन स्नो जैसी केयरफुली क्राफ्टेड ब्यूटी नहीं। उसकी खूबसूरती गर्म धूप जैसी थी, बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल आसान। वो हमेशा सिंपल लिनन ड्रेसेस पहनती थी। जब मुस्कुराती थी तो उसकी आंखें आधे चांद की तरह मुड़ जाती थी। वो रोज रेस्टोरेंट आती, मेन्यू का सबसे सस्ता नूडल्स ऑर्डर करती, एक कोने में बैठकर चुपचाप खाना खाती और फिर चले जाती। कभी कभी मेरे लिए फूल भी लाती, महंगे फूल नहीं, सड़क के किनारे उगने वाले छोटे डेजी फूल। एक दिन उसने कहा, तुम हमेशा बहुत अकेले और उदास लगते हो, इसलिए फूल लाई हूँ, शायद थोड़ा बेहतर महसूस करो। मुझे समझ नहीं आया क्या जवाब दूं। मैं बस चुपचाप फूल ले लेता और उन्हें रेस्टोरेंट की सबसे नजर आने वाली जगह पर रख देता। धीरे धीरे हम एक दूसरे को जानने लगे। मुझे पता चला कि वो भी यहाँ अकेले अपनी जिंदगी बना रही थी। उसे मेरी पुरानी कहानी भी पता चली, लेकिन सब लोगों की तरह उसने मुझे तरस या क्यूरियोसिटी से नहीं देखा। उसने सिर्फ इतना कहा, वो सब अब पीछे रह गया है। सिर्फ 4 शब्द, लेकिन उन 4 शब्दों ने मेरे लिए वो कर दिया जो दुनिया की सारी तसल्लियां नहीं कर पाई थी। मेरा दिल जो इतने सालों से जम चुका था, धीरे धीरे पिघलने लगा। मैं रोज उसका इंतजार करने लगा। मैं दोबारा मुस्कुराना सीखने लगा। मैं सोचने लगा कि शायद मैं फिर से किसी से नॉर्मल तरह प्यार कर सकता हूँ, शायद मैं बस जी सकता हूँ। लेकिन जब मुझे लगा कि जिंदगी आखिर सही रास्ते पर आ रही है, सब कुछ फिर टूट गया। उस दोपहर सनी हमेशा की तरह नूडल्स खाने आई हुई थी। हम बात कर रहे थे कि अचानक रेस्टोरेंट का दरवाजा जोर से लात मारकर खोला गया। कई गुंडे अंदर घुस आए। सबसे आगे गंजा आदमी था जिसके हाथ पर बड़ा ड्रैगन टैटू बना हुआ था। मार्कस चेन कौन है? उसने गरज कर पूछा। मैं खड़ा हुआ और सनी के सामने आ गया। मैं हूँ। गंजे ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और पीले दांतों वाली मुस्कान दिखाई। किसी ने तुम्हारी एक टांग तोड़ने के लिए बहुत पैसे दिए हैं। मेरा पेट अंदर से बैठ गया। आखिर मुश्किल मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ ही गई थी। विक्टर के पुराने दुश्मन या ब्लेन के बचे हुए लोग? सोचने का वक्त नहीं था। गंजे ने हाथ हिलाया और उसके आदमी स्टील पाइप्स लेकर मेरी तरफ बढ़ने लगे। सनी डर के मारे चीख पड़ी। डरना मत। मैंने एक पल के लिए उसके कंधे पर हाथ रखा, फिर किचन रैक से एक बड़ा मीट क्लीवर उठा लिया। मैं ब्लेड पकड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। मेरी आवाज बिल्कुल ठंडी थी। सोच समझ कर आगे बढ़ना। अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम में से कोई भी बिना नुकसान के यहाँ से नहीं जाएगा। मैं लड़ाई नहीं चाहता था, लेकिन मैं उससे डरता भी नहीं था। अगर उन्होंने मजबूर किया तो मैं उन्हें याद दिलाने में हिचकिचाऊंगा नहीं कि सड़कों पर गुजारे मेरे 20 साल बिल्कुल बेकार नहीं गए थे। गंजा आदमी मेरे हाथ में क्लीवर देखकर जरा भी नहीं डरा, उल्टा उसे और मजा आया। अरे वाह, इसमें तो हिम्मत भी है। पकड़ो इसे बॉयज, जो होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी। अब लड़ाई टल नहीं सकती थी। मुझे लड़ना आता था, लेकिन उनकी तादाद ज्यादा थी और उनके पास हथियार भी थे। मैं जल्दी ही पीछे पड़ने लगा। एक स्टील पाइप सीधा मेरे बाजू पर लगा और क्लीवर मेरे हाथ से उड़ गया। गंजा आदमी मुस्कुराता हुआ धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। अगली जिंदगी में आंखें थोड़ी खोल कर दुश्मनी करना बच्चे। ऐसे लोगों से पंगा मत लेना जिन्हें संभाल न सको। उसने पाइप उठाया और मेरी टांग पर पूरी ताकत से वार किया। मैं आंखें बंद कर लेता हूँ और दर्द के लिए तैयार हो जाता हूँ, लेकिन दर्द आता ही नहीं। मैं आंखें खोलता हूँ और जो देखता हूँ उसे जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। सनी, वही नरम दिल लड़की जो हमेशा धीमी आवाज में बात करती थी, वो मेरे सामने खड़ी थी। स्टील पाइप उसकी पीठ पर पड़ा था। उसके मुंह से दबी हुई चीख निकली और वो जमीन पर गिर गई। उसके सर के पास से खून बह रहा था और उसकी सफेद लिनन ड्रेस लाल हो रही थी। सनी! मेरे अंदर ऐसा गुस्सा फूटा जो मैंने कभी महसूस नहीं किया था। मेरे गले से एक दहाड़ निकली। मुझे नहीं पता ताकत कहाँ से आई। मैं सीधा गंजे पर टूट पड़ा और उसकी गर्दन में दांत गाड़ दिए। मैं पूरी जान से उसे काट रहा था, जैसे उसका मांस ही नोच लेना चाहता हूँ। गंजा सुअर की तरह चीख उठा। बाकी लोग एक पल के लिए जम गए। शायद उन्होंने कभी किसी को इस तरह लड़ते नहीं देखा था, जैसे उसके पास खोने के लिए कुछ बचा ही ना हो। तभी बाहर से पुलिस सायरन्स की तेज आवाज गूंज उठी। किसी ने पुलिस बुला ली थी। गुंडों ने हालत समझने में 1 सेकंड नहीं लगाया। सबने पाइप्स छोड़े और भाग निकले। मैं उनका पीछा नहीं करता। मैं सीधा सनी के पास घुटनों के बल बैठता हूँ, उसे बाहों में उठाता हूँ और रेस्टोरेंट से बाहर दौड़ पड़ता हूँ। सनी, हिम्मत मत हारना, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उसका खून मेरे हाथों को गर्म और लाल कर रहा था। मैं सड़कों पर दौड़ रहा था, उसे बाहों में उठाए हुए। मदद करो, कोई मदद करो। लोग मुझे पागल समझ कर देख रहे थे। मुझे फर्क नहीं पड़ता था। मुझे सिर्फ इतना चाहिए था कि सनी बच जाए। मैं उसे हॉस्पिटल पहुंचाता हूँ। इमरजेंसी रूम की रेड लाइट बहुत देर तक जलती रहती है। वो इंतजार मेरी जिंदगी का सबसे लंबा इंतजार था। मैं हॉलवे की बेंच पर बैठा था, खून से सना हुआ, बिल्कुल एक बेजान मूर्ति की तरह। दिमाग खाली था। अगर सनी को कुछ हो गया तो मैं उस ख्याल को पूरा भी नहीं कर सकता था। आखिर इमरजेंसी रूम का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए और मास्क उतारा। पेशेंट अब खतरे से बाहर है। ये शब्द सुनते ही मेरे शरीर का हर तना हुआ तार टूट गया। आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल के रूम में था। सनी मेरे बगल वाले बेड पर लेटी हुई थी। वो अभी भी बेहोश थी, लेकिन उसकी सांसें नॉर्मल थी। मैं उसका पीला पड़ा चेहरा देखता रहा। मेरे सीने में गिल्ट और डर दोनों एक साथ भर गए। ये सब मेरी वजह से हुआ था। अगर मेरी जिंदगी में वो ना आती तो शायद उसके साथ ये सब कभी नहीं होता। मैं उसके बेड के पास बैठा रहा 3 दिन 3 रात, जब तक वो आखिर आंखें नहीं खोलती। उसने मुझे देखा और कमजोर सी मुस्कान दी, लेकिन वो असली मुस्कान थी। लगता है मैं ठीक हो जाऊंगी। मेरे आंसू उससे पहले निकल आए जितना मैं रोक पाता। 25 साल का आदमी बच्चे की तरह रो रहा था। सॉरी, मुझे माफ कर दो। मेरे पास बस यही शब्द
थे। पागल हो, उसने हाथ बढ़ाकर मेरे आंसू पोंछे। ये तुम्हारी गलती नहीं है। मैं उसका ठंडा हाथ पकड़कर अपने गाल से लगा लेता हूँ। सनी, मैं उसकी आंखों में देखता हूँ। जब तुम ठीक हो जाओ मुझसे शादी करोगी? सनी एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई, फिर उसके चेहरे पर वही मुस्कान आ गई जो मैंने पहली बार देखी थी। आंखें आधे चांद की तरह मुड़ गई। हाँ, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मैंने सबसे पहले रेस्टोरेंट बंद कर दिया। मैं सनी को लेकर शहर छोड़ गया। हम समुद्र के पास एक छोटे से कोस्टल टाउन में बस गए। मेरे पास जो पैसे बचे थे उनसे मैंने एक छोटा सा घर खरीदा। छोटा सा यार्ड था। हमने उसमें सनी के पसंद के हर फूल लगाए। एक बिल्ली अडॉप्ट की जिसका नाम इडबुन रखा। मैंने यूनचेंग के बारे में फिर कभी नहीं पूछा। ब्लेन, विक्टर, स्नो, वुल्फ, ये सब लोग और ये सब कहानियां किसी पुरानी जिंदगी के सपने जैसे लगने लगे। मेरा नया जीवन बहुत सिंपल था। रोज सनी के साथ समुद्र देखना, गार्डन संभालना, बिल्ली के साथ खेलना। उसकी पीठ पर एक लंबा स्कार रह गया था। बारिश के दिन उसमें दर्द होता था। जब भी ऐसा होता मैं उसे गले लगाता और उस निशान को बार बार चूमता। सॉरी, बस भी करो, वो मेरा मुंह हाथ से बंद कर देती। मार्कस, तुमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तुमने बस बहुत दर्द सहा है। हाँ, मैंने बहुत दर्द सहा था 25 साल तक, लेकिन अब मेरी जिंदगी में एक रोशनी थी, असली रोशनी, गर्म, सच्ची, जो मेरी हर पुरानी चोट को धीरे धीरे भर रही थी। मुझे लगा था मेरी कहानी यहीं खत्म होती है, शांत, सुरक्षित, खुश। लेकिन फिर एक दिन यूनचेंग से एक पैकेज आया। अंदर सिर्फ 2 चीजें थी, एक न्यूज़पेपर और एक फोटोग्राफ। न्यूज़पेपर 6 महीने पुराना था। हेडलाइन थी, ब्लेन चैन को फांसी दे दी गई। फोटोग्राफ एक फैमिली पोर्ट्रेट थी। विक्टर और लिंडा एक न्यू बॉर्न बेबी को गोद में लिए मुस्कुरा रहे थे। मेरे हाथ कांप गए क्योंकि उस बेबी का चेहरा बचपन के मेरे चेहरे से बिल्कुल मिलता था, बिल्कुल एक जैसा। मैं फोटो को पलट कर देखता हूँ। पीछे लाल स्याही से सिर्फ एक लाइन लिखी थी, गेम अभी शुरू हुआ है। मेरे सीने में ठंडी सी लहर दौड़ गई। समुद्र के बाहर हवा चल रही थी। सनी गार्डन में फूलों को पानी दे रही थी। और बहुत सालों के बाद पहली बार मुझे महसूस हुआ कि शायद मेरी पुरानी जिंदगी ने अभी तक मुझे छोड़ा ही नहीं था। गेम अभी शुरू हुआ था।